हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से एक तो आप कवर कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग, और ये है आपका दूसरा चैप्टर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन तो इससे आना बनता ही बनता है, इसके बिना तो पेपर आपका अधूरा ही है। ठीक है, तो बेसिकली एक नई कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है जिनसे आप डील करने वाले हो। ऑल्दो इनको आप कई बार यूज कर चुके हो, लेकिन डिटेल में डिस्कशन इनका कभी नहीं हुआ है, जो कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं विद व्हाट आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैसे वो फॉर्म होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। देखिए क्या होते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आप देखें, आपके पास जैसे मैं कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल लेता हूं। ये एक सॉल्ट है KCl, तो इसको हम बोलते हैं एक सिंपल सॉल्ट। दूसरा है MgCl2। ठीक है, ऐसे ही आपके पास है मान लो FeSO4, फेरस सल्फेट। एक आपके पास है अमोनियम सल्फेट, NH4 2SO4। अब मेरे पास क्या है, इनके एक्वस सोल्यूशन है। तो मेरे पास KCl का एक्वस सोल्यूशन है, मेरे पास MgCl2 का एक्वस सोल्यूशन है। मैंने क्या किया, इन दोनों के एक्वस सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। तो देखो जैसे ही मिक्स किया, इनके एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, अब आप देखो भाई, ये KCl है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके एक्वस सोल्यूशन बेसिकली K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस आयंस होंगे। ऐसे ही MgCl2 के सोल्यूशन के अंदर क्या होंगे, Mg2 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस आयंस होंगे। तो इस तरह से जब मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, तो ये बेसिकली सोल्यूशन है KCl और MgCl2 का। किसका सोल्यूशन है, KCl और MgCl2 का। जैसे मैं सोल्यूशन को क्रिस्टलाइज करूंगा, क्या करूंगा, क्रिस्टलाइज करूंगा, तो क्रिस्टलाइज करने पर क्या होते हैं, आपको एक नए कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलते हैं, विच इज लाइक दिस, KCl.MgCl2.6H2। यानी क्या हुआ, आपने दो इलेक्ट्रोलाइट, दो सिंपल सॉल्ट्स लिए थे, उनका एक सोल्यूशन बनाया। उस सोल्यूशन को जब आपने सॉलिडिफाई किया, तो सॉलिडिफाई करने पर आपको एक नए तरीके का सॉल्ट मिल गया, जो कि बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। वो कंपाउंड्स जो दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और सिंपल सॉल्ट्स भी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, यानी सिंपल रेशियो में 1:1 का रेशियो है। जैसे आप देखो FeSO4 NH4 2SO4, इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को अगर मैं क्रिस्टलाइज करूंगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट। क्या बोलते हैं, मोहर सॉल्ट। तो ये भी आपका कैसा कंपाउंड है, एक एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो बहुत सिंपल सी बात है, दो सॉल्ट सॉल्यूशन से या फिर दो अलग अलग सॉल्ट से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, उसे हम लोग एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन के साथ कि व्हाट आर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। सो दीज आर द कंपाउंड्स which are formed by the combination of two or more simple salts, ये आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, in stoichiometric ratio। या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो सिंपल रेशियो। तो इन कंपाउंड्स को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। एग्जांपल से मैंने आपको बताया KCl.MgCl2.6H2O, इसको आप बोलते हो कार्नालाइट। ठीक, ऐसे आपको दूसरा कंपाउंड जो आपको बताया, जैसे FeSO4.NH4 2SO4.6H2O, which is called मोर सॉल्ट। ठीक है, ऐसे आप और कंपाउंड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं CuSO4
4NH3। तो ये कंपाउंड भी आपके एडिशन कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक, तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से जो आपके, जैसे आपसे एक और कंपाउंड अगर मैं आपसे बोलूं तो लाइक 4KCN.FeCN2, तो ये भी आपका एडिशन या फिर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। सही है। अब ये जो आपका एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, इनको आप फर्दर दो और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो। तो दो और कैटेगरीज क्या है, आओ उनको डिस्कस करते हैं। तो यार नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक, तो ये दो कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स। अब देखो नाम से पता लग रहा है डबल सॉल्ट्स क्या होंगे, ये ऐसे सॉल्ट्स होंगे जिनके अंदर एक से ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। वो तो यहां पर भी है, ये तो था, लेकिन इनके बारे में कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो ये वो एडिशन कंपाउंड्स हैं, बेसिकली दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स whose ions retain their identity in aqueous solution। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि these compounds are completely ionized in their aqueous solution in their respective ions। जब आप इन कंपाउंड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये पूरी तरह से जितने आयंस में बने हैं उतने आयंस के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक। जैसे मैं आपसे एग्जांपल को बात करूं वापस से, KCl.MgCl2.6H2O, ये है सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में ये इसी फॉर्म में रहेगा, यानी बेसिकली डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, दीज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ओनली। नॉट इन एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड फॉर्म में तो इसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो पानी में डिसॉल्व करने पर क्या होगा, इसके आयंस अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने का मतलब क्या है, देखो डिसॉल्व करने से पहले K+ था, ये Cl- था, ये Mg2+ है, यहाँ पे भी Cl- है। तो जैसे ही डिसॉल्व होगा ये कंपाउंड पूरी तरह से अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। K+ साथ में बनाएगा Mg2+, साथ में बनेगा 3Cl- एक्वस। तो इस तरह से एक डबल सॉल्ट क्या होता है, उसको पानी में डिसॉल्व करने पर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। अगर आप यहां पर देखें, इस कंपाउंड में तीन तरह के आयन थे, K+, Cl- Mg2+। इसके एक्वस सॉल्यूशन में भी तीन ही तरह के आयन हैं, K+, Mg2+ और Cl-। टोटल नंबर ऑफ आयंस आप गिनोगे तो आपको कितने मिलने वाले हैं, 5। खैर वो सब चीज अपने को बात नहीं करनी है, मेन चीज क्या है, दीज आर द एडिशन कंपाउंड्स हुज आयन रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये सॉलिड स्टेट में भी K+ ही था, एक्वस मीडियम में भी K+ ही है, चेंज नहीं हुआ। यहाँ ये Mg2+ था, ये यहाँ पर Mg2+ है, ये यहाँ Cl- था, ये यहाँ पर भी क्या है आपका Cl- ही है, चेंज नहीं हुआ, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन। दूसरी चीज, कंप्लीटली आयनाइज हो चुका है एक्वस सॉल्यूशन में। तीसरी चीज, अगर आप इन आयंस का टेस्ट करने जाओगे तो क्योंकि सॉल्यूशन में सारे आयंस प्रेजेंट हैं, इस तरह के कंपाउंड्स का एक्वस सॉल्यूशन अपने अंदर प्रेजेंट हर आयन का क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो यही अपना अगला पॉइंट है कि दीज आयंस या दीज सॉल्ट्स गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन इट। उस सॉल्ट के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट हैं वो उन सब के क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, इस तरह देखो, आप एग्जांपल में आपको दूं, एलम का नाम आपने सुना होगा, हम पोटाश एलम की बात करते हैं तो क्या आता है पास, K2SO4.Al2SO4 इसको आप जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे, बताओ ये क्या क्या बनाएगा, आयंस देखो कौन कौन से आयन है, K+ है, SO4 2- है और Al3+ है। तो एक तो बनाएगा K+ एक्वस,
कितना बनाएगा 2, ठीक। एक साथ में क्या बनाएगा 2Al3 प्लस एक्वस, और देखो सल्फेट कितने, एक ये रहा, 3 ये रहे, 4 आपके पास ये बनाएगा सल्फेट आयन SO4 2-। तो अपने अंदर प्रेजेंट सारे आयंस को दे रहा है, और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो इन सारे आयंस का टेस्ट भी देगा। कहने का मतलब अगर आप इस सोल्यूशन में NaOH पास करो तो पहले आपके पास एक वाइट जिलेटिनस पीपीटी बनेगा ऑफ AlOH होल थ्राइस, जो कि एक्सेस ऑफ NaOH के अंदर डिसॉल्व होता है और क्या बना लेगा NaAlO2। यानी इस सोल्यूशन ने Al3+ का टेस्ट दिया। अगर आप इसके अंदर BaCl2 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, BaSO4 का वाइट पीपीटी मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है डबल सॉल्ट्स की, बहुत सिंपल है। देखो ये इंट्रोडक्शन है, आपको पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जेईई में आपसे पूछने वाला है, लेकिन पूछ ले तो पूछ ले, वैसे चांसेस बहुत कम है ना, ऐसी चीज नहीं पूछेगा। बहुत कुछ है इस चैप्टर में पूछने के लिए जो आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिक सी बात पहली कैटेगरी में डिसाइड की डबल सॉल्ट्स। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट होती है, जहां पर ये अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं सारे आयंस। अगली कैटेगरी के अंदर आयंस अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। कंपाउंड बनने से पहले वो कुछ और थे, कंपाउंड बनने के बाद वो कुछ और होंगे, और इवन जब आपने उस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व भी किया तब भी आयंस अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाएंगे। उस कैटेगरी को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किस नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको मिलवाता हूं दूसरी कैटेगरी से। चलो फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर ही बेस्ड है। हाँ जी, पूरे चैप्टर में हमको सेकंड टाइप के कंपाउंड और उन्हीं की डिटेल डिस्कस करनी है। तो हमारी सेकंड कैटेगरी है कंपाउंड्स की, दैट इज कोऑर्डिनेशन, या फिर आप इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हो। कंपाउंड्स बोल लो, सॉल्ट्स बोल लो। तो क्या डिफरेंस है, जैसे यहां पर क्या हो रहा था, ये जो कंपाउंड थे डबल सॉल्ट, ये एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयनाइज हो रहे थे इनटू देयर आयंस। सबसे पहले प्रॉपर्टी, दीज कंपाउंड्स डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली in their aqueous solutions। ये आयंस अपने एक्वस सोल्यूशन में कभी भी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, सम ऑफ देयर आयंस लूजेज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे वहां पर सारे आयंस ने अपनी आइडेंटिटी मेंटेन की हुई थी, यहां पर कुछ आयन मेंटेन कर पाते लेकिन कुछ आयन अपनी आइडेंटिटी को लूज कर पाते हैं। यानी जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट थे वो उस फॉर्म में नहीं रहते हैं, किसी और फॉर्म के अंदर एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। अभी देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। तीसरी चीज, इनका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, क्योंकि आयंस ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया है, तो देयर एक्वस सोल्यूशन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट of all the ions present in it। चलिए बहुत ही ध्यान से देखें, मैं थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखा था 4KCN.FeCN होल ट्वाइस। ये एक एडिशन कंपाउंड है, लेकिन ये एडिशन कंपाउंड डबल सॉल्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि देखो पहली चीज, जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू, अगर ये डबल सॉल्ट होता, अभी सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, तो आपको इससे कौन कौन सा आयन मिलते, 4K+ आयन मिलते, 6CN- आयन मिलते और 6Fe2+ आयन्स मिलते अगर ये क्या होता डबल सॉल्ट, बट एक्चुअली नहीं मिलते हैं। इस कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करने पर जो आपको एक्चुअली मिलता है वो है ये FeCN6 4- साथ में आपको मिलता है 4K+। जी हाँ, ये आपको यहां पर कंपाउंड मिलते हैं। आयरन यहां पे Fe+2 स्टेट में ही है, लेकिन वो इस फ्री फॉर्म के अंदर नहीं मिलता है। एक्चुअली ये कंपाउंड कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, K4FeCN6। जी हाँ, इस तरह के कंपाउंड्स को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं वो भी हम देख लेंगे, बट हाल फिलहाल आप देखें कि ये कंपाउंड जो होता है
ये वैसे तो ब्रेक होना चाहिए था इतने आयंस में, 6 + 6 12 और 4 16 आयंस आपको टोटल मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? सिर्फ 5 आयंस। क्यों? क्योंकि यहां पर आयंस ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी है? लूज कर दी है। यहां पर K+ तो K+ की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन Fe और Cn इस तरह से इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए। इन आयंस को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। कौन से नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस के नाम से जानते हैं। तो देखें, दीज कंपाउंड्स डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीटली इनटू देयर आयंस। आप ये ऐड करें इसके अंदर, ज्यादा अच्छा होगा। होता तो ये भी 100% आयनाइज होगा, लेकिन जब आयनाइज होगा तो अपने सारे आयन नहीं देगा। ठीक, सम ऑफ देयर आयंस लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो लूज कर गया आइडेंटिटी। Fe2+ और CN6 मैंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर चुके हैं, वो जिस फॉर्म में आने चाहिए थे वो उस फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। अब अगर आप इस सॉल्यूशन में Fe2+ का टेस्ट करवाने जाओ तो आपको नेगेटिव टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि Fe2+ तो इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, ये आप सीखोगे आगे जाकर। तो स्टेबल फॉर्म में है, तो Fe2+ अब फ्री फॉर्म में नहीं है। यहां से ना तो आपको Fe2+ का टेस्ट मिलेगा पॉजिटिव, ना ही आपको Cn- का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। समझ गए? तीसरी चीज आप देखें, मैं बात करूं इस कंपाउंड में, तो यहां पर साइनाइड आयन था, तो KCN और FeCN2 दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं। लेकिन ये जो आपका कंपाउंड है K4FeCN6, ये नेचर में कैसा होता है? नॉन पॉइजनस। तो कंपाउंड बनने से पहले जो आयन पॉइजनस था उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। और अब ये जो आपका कंपाउंड बना, ये नेचर में कैसा है? नॉन पॉइजनस है। ठीक, तो ये सेकंड कैटेगरी है जो बेसिकली कंप्लीटली अपने आयनाइज तो होती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं होती है। यहां पर आयंस अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। और इन कंपाउंड्स को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से। जहां आपने देखा था कि डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्वस मीडियम में तो पूरे पूरे अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। यहां ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक्वस मीडियम और सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट in both solid state, solid as well as, solid state लिख लो पूरा as well as in aqueous medium। तो ये aqueous medium में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये solid state के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ अपना बेसिक क्लासिफिकेशन कि एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गए डबल सॉल्ट्स और दूसरे हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमें जो भी कुछ पढ़ना है इनके बारे में पढ़ना है, तो आओ शुरुआत करते हैं दोबारा इन्हीं से। वापस से एक और हेडिंग डालते हैं, आप फटाफट से कॉपी कर लें और फिर देखते हैं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर पढ़नी है। करें शुरू? चलिए, तो अब आप देखें, पहले तो बेसिक मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या होता है। जैसा आपने भी देखा कि मैंने कंपाउंड को लिखा 4KCN.FeCN2। ये आपको दिखाने के लिए था कि भाई ये दो सॉल्ट्स का मिक्सचर है। एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखा ऐसे जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, K4 ये स्क्वायर ब्रैकेट है, FeCN6 इस तरह से। ठीक है, यही इसका नोटेशन है। आपने देखा भी होगा जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मैंने इस वाले पार्ट को तो पूरा ब्रेक कर दिया, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को मैंने एज इट इज रखा, बस उसका चार्ज बैलेंस कर दिया। तो यही कहानी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। अगर आपको मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताऊं तो यहां पर देखें जो Fe है, दिस Fe एटम इज bonded with 6 Cn- ions through coordinate और डेटिव बॉन्ड। इसीलिए कभी कभी इनको डेटिव कंपाउंड्स भी बोल देते हैं कई लोग। वैसे इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर मेटल और उसके सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। यानी कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये Fe एटम है, यहाँ पर एक Cn, ये दूसरा Cn, ये तीसरा Cn, चौथा Cn, पांचवा Cn, छठा Cn, ये सब के सब क्या करते हैं? Fe के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। और
बाकी जो है इसके ऊपर टोटल 4 माइनस चार्ज है, और इसके 4 माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर 4 K प्लस आयंस रहते हैं। तो देखिए बेसिकली यहां पर 2 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, उसकी वजह से ये पार्ट ब्रेक नहीं होता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, विच इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये इसका नॉन आयनाइजेबल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? नॉन आयनाइजेबल। जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होगा तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर का पार्ट कभी भी ब्रेक नहीं होगा, आयनाइज जब वो होगा। फर्दर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। कौन सा स्फीयर बोलते हैं? इसको आप आयनाइजेशन स्फीयर बोल सकते हो, आप इसे आयनाइजेशन एंटिटी बोल सकते हो, या फिर आप इसे काउंटर आयन के नाम से भी जान सकते हो। तो ये कुछ नाम होते हैं, इनके नाम से पता लग रहा है आयनाइजेशन स्फीयर यानी ये ब्रेक होगा और आयंस के अंदर मतलब आयनाइज होगा। तो बेसिकली इसके जो 2 पार्ट हैं वो 2 पार्ट ऐसे ब्रेक होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज पहुंच जाएगा, और आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? आपका आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो इस तरह से जब आप इस कॉम्प्लेक्स को आयनाइज करते हो तो देखो ये आयनाइजेशन स्फीयर ब्रेक हो गया, इंटू 4K प्लस, चार्ज बैलेंस करो, FeCN होल 6 4 माइनस। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके कौन से स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। समझ गए? सॉरी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप देखोगे ना, ये अरेंजमेंट जैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर होता है, ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो ये जो ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। दैट इज बेसिकली द ज्योमेट्री ऑफ कौन सा पार्ट? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं, वो कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है और वो कैसे ब्रेक होता है। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मैं आपके सामने लिखूं ये कंपाउंड CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है। एक मेरे पास है लेट्स से मान लो NaAlOH होल 4, ठीक है। एक मेरे पास कंपाउंड है लेट्स से CONH3 होल 4 Cl2Cl, ठीक है। मुझे बताना कि जब आयंस कंपाउंड ब्रेक होंगे तो किस किस के अंदर ब्रेक होंगे। तो आप देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये तो ब्रेक ही नहीं होगा। ये आयनाइजेशन स्फीयर है, तो आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर SO4 है, तो आप यहां लिख सकते हो कि ये ब्रेक होगा एक तो इंटू SO4 2 माइनस एक्वस, और बचे हुए कंपाउंड -2 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या आएगा? +2, तो ये बन जाएगा CuNH3 होल 4 2 प्लस एक्वस। इससे ज्यादा ब्रेक नहीं होगा। इस तरह इसको आप ब्रेक करो तो देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया आपका, इसके बाहर का पार्ट आयनाइजेशन स्फीयर। तो एक तो ये टूटेगा Na प्लस एक्वस में टूटेगा, और साथ में ये टूटकर क्या बनाएगा? AlOH होल 4 माइनस, और वो भी एक्वस। सेम इसी तरह इसे आप ब्रेक करें, इसे आप ब्रेक करोगे तो ये कौन सा स्फीयर है? हाँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये एज इट इज पहुंचेगा CONH3 होल 4 Cl2, और साथ में क्या आ जाएगा? Cl माइनस एक्वस। समझ रहे हैं? एक और काम की चीज, अगर आप ध्यान से देखें इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नाम, ये टर्म्स बार बार यूज किए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, बताओ इस कॉम्प्लेक्स आयन पे एक्चुअली चार्ज कौन सा है? प्लस। तो ये बेसिकली आपका यहां पर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, लेकिन ये कौन सा आयन है? आपका सिंपल एनायन है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। सही है? बताओ ऐसे यहां पर क्या है? हाँ, यहां पर कैटायन कैसा है? सिंपल। और ये एनायन कैसा है? कॉम्प्लेक्स। अगर आप ध्यान से देखो, वैसे मैं सब आपको आगे बताने भी वाला हूं, बट आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। इन जनरल जब हम नॉर्मल सॉल्ट्स को लिखते हैं तो पहले लिखा जाता है कैटायन को, बाद में लिखा जाता है एनायन को, इन जनरल।
देखो यहाँ पर भी उसी को फॉलो किया जा रहा है। पहले लिखा गया है कैटायन, फिर लिखा गया एनायन, पहले लिखा गया है कैटायन, फिर लिखा गया एनायन, पहले लिखा गया है कैटायन, फिर लिखा गया एनायन। तो बताओ यहाँ पर कैटायन क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड दिस इज योर सिंपल एनायन। सही है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर दो पार्ट देखते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक आयनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रेक नहीं होता है, पानी में डालने पर वो आयनाइज नहीं होता है। सिर्फ कौन सा स्फीयर आयनाइज होता है? आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज होता है। चलिए कॉपी करें, फिर यूज करते हैं बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेसिकली हम अल्फाबेट सीख रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको उसके अंदर बेसिक टर्म्स जो काम में आते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलते हैं आगे और आप हेडिंग डालें नेक्स्ट, दैट इज टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है। तो देखो टर्मिनोलॉजी यूज करने से पहले मैं आपके सामने कर लूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिसमें आपको बताया भी था। देखिए डिपेंडिंग ऑन आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा आयन है, आप इनको चार मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हो। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है सिंपल कैटायन, जी हाँ, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिए थे, प्लस कॉम्प्लेक्स एनायन। तो सिंपल कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स एनायन हो, तो उस केस में कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह का होगा? जैसे आपने देखा K4FeCN6। तो यहाँ पर कैटायन सिंपल है, जबकि एनायन कैसा है आपका? कॉम्प्लेक्स है। जो सेकंड कैटेगरी बनेगी वो हो जाएगा उल्टा, एनायन कॉम्प्लेक्स क्या हो आपका? कैटायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल क्या हो? एनायन। ठीक है। तो जैसे आप देखो आपके पास कंपाउंड हो गया वही लाइक से CONH3 4Cl2। तो अब यहां पर आपका जो एनायन है वो सिंपल है और कैटायन कैसा है आपका? कॉम्प्लेक्स है। इस तरह थर्ड कैटेगरी, अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाए, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, कई बार आपको ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिल सकते हैं जिनमें कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल PtNH3 ये एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और PtCl4 ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, ये आपकी थर्ड कैटेगरी हो गई। फोर्थ जो कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जी हाँ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? जो कि सिर्फ जिनके अंदर आयंस नहीं होंगे, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे आपके पास अमोनिया हो गई, जैसे वाटर हो गया, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे होता है FeCO5, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं आपसे बात करूं, लेट्स से आप ये ले लो CONH3, खैर इस पे तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आप एग्जांपल ले लो, लेट्स से मैं आपको अगर एक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत सारे, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं, पर उसमें क्या होता है? कोई नेट चार्ज नहीं होता है। तो मेनली कार्बोनिल के साथ आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ Mn2CO6, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बना है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पूरी तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उन्हें हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। और इनके ऊपर ऑब्वियसली नेट चार्ज कितना होने वाला है? 0। देखो नेट चार्ज तो सभी पर 0 है, लेकिन इनको अगर हम ब्रेक करें तो ये कैटायन एनायन के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, जबकि ये कैटायन और एनायन के अंदर ब्रेक नहीं होगा। समझ गए? इसके बाद दो और कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्सेस की, विच आर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। अभी उनका सच कोई बहुत बड़ा यूज आपके लिए नहीं आने वाला है। चलिए, जो सेकेंड टर्मिनोलॉजी हम जो यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, या फिर कुछ लोग इसे सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। देखिए
ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर ये नहीं होता तो ये कंपाउंड कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता। सो दिस इज बेसिकली इट इज द सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आप यहां पर स्टडी कर रहे हो ये उसका सेंटर है। जैसे यहां FeCO मेटल आयन दिख रहा है ना आपको, Pt मेटल है, यहाँ पर Mn मैंगनीज मेटल है, Fe मेटल है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। और ये क्या होता है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंटर होता है। मेनली जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सब क्या होते हैं, इससे बॉन्डेड होते हैं। ठीक, सो द ग्रुप्स आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, मैं जनरली इसको Ca में लिखूंगा, विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जी याद है अपन ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा था, तो ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही सेंटर पार्ट होता है। इस सेंट्रल मेटल एटम से बाकी जो ग्रुप्स हैं वो कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब आप ये देखोगे, पढ़ते पढ़ते सीखोगे कि मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी हाँ, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको बहुत कम मेटल्स ऐसी मिलेंगी जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करती है। क्यों, उसका एक रीजन है। उस रीजन को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंडीशन फॉर एन एटम या मेटल टू बी CMA, सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो एक मेटल को फिल करनी होती है। इनमें जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, तो छोटा साइज होना चाहिए और न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, वो ऑब्वियसली होगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उस मेटल एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली क्या होने वाली है, ज्यादा। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ये नहीं है तो फिर ये कभी भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम नहीं कर सकता है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। क्यों भाई, खाली ऑर्बिटल क्यों चाहिए? खाली ऑर्बिटल इसलिए चाहिए कि आप देखें जब ये FeCN6 बनेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इस Fe को ये जो Cn है ये अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। आप देखो यहां पर इससे 6 Cn- कनेक्ट होने वाले हैं, तो इस Fe के पास एक्स्ट्रा 12 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश होने वाली है, जैसे आपके ऊपर मान लो पैसों की बारिश होती है ना, और बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और आपके पास पैसे रखने की जगह ही नहीं है। तो बात वही है, जगह होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो छप्पर फाड़ के आएंगे, और जब छप्पर फाड़ के आएंगे तो उनको रखने के लिए पास जगह भी होनी चाहिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इज द फोरमोस्ट कंडीशन फॉर एन एटम और अ मेटल टू बिहेव एज सेंट्रल मेटल एटम। ये तीन कंडीशन जिसने फुलफिल कर दी वो आसानी से क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। तो आप देखें, अगर हम ये अपने कॉपी कर लिया ना, चलिए अब देखो, अगर हम कंपेयर करने चलें, ऐसे ही सिंपल कंपैरिजन बता रहा हूं, याद बात नहीं रखना है। तो आप देखें आपके पास एस ब्लॉक मेटल्स होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इधर आपके पास आ जाओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बैरियम। फिर आप कैल्शियम में आता हो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, ये 3D सीरीज, फिर यट्रियम, फिर लेंथेनम, और ये आपकी 4D 5D सीरीज आती है। ठीक है, ये कैडमियम हो गया, ये आपका मरकरी हो गया। फिर आप इधर आ जाओ, यहाँ पे आप आते हो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो अब होगा क्या, अगर हम एबिलिटी देखें कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, तो इनकी एबिलिटी तो बिल्कुल लोएस्ट होगी, और इनमें भी जो सेकेंड पीरियड वाले हैं ये कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है। सेकेंड पीरियड वालों के पास इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होता है, क्योंकि लेफ्ट राइट चलने पर देखो Z इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं,
इनमें मेटल एल्यूमिनियम, इधर नीचे आ जाओ लेड है आपके पास, ठीक है, इंडियम थैलियम भी है। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, जब आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो देखो ये फोर्थ पीरियड के मेंबर, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ये थर्ड पीरियड में 3s 3p 3d आ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 3s और 3p में जा रहा है, 3d कैसा पड़ा हुआ है आपका, खाली पड़ा हुआ है। इसलिए ये जो आपके एटम्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जनरली क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। फिर मेनली आप देखोगे कि मोस्टली आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स बनाते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब में हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, और उनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये आपके पास कंडीशन है जिसके बेसिस पर कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। एंड ड्यू टू हाई Z effective and availability of vacant d orbitals, generally d block elements, ये जनरली इधर छोड़ दो, d block elements have a greater tendency to form complexes। जिनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकते। चलिए, ये वो अपना पहला पार्ट, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। इसके बाद मिलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट से, जिसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो ही नहीं सकता था। वो है ये दूसरा पार्ट, जैसे आपने देखा था ना CN, ये अपना दूसरा पार्ट। इस दूसरे पार्ट को जानते हैं हम बाय द नेम ऑफ लिगेंड। किसके नाम से जानते हैं, लिगेंड। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद लिगेंड। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट, जिन्हें हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लिगेंड्स। जी हाँ, नाम थोड़ा अटपटा सा है लेकिन काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालें, द सेकंड टर्मिनोलॉजी विच इज लिगेंड। लिगेंड्स क्या हैं? देखें, लिगेंड्स वो स्पीसीज हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करती है, डोनेट करती है, और उसके साथ क्या फॉर्म करती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है। सो बेसिकली दीज आर द स्पीसीज। स्पीसीज के अंदर आप एटम्स ले सकते हो, या रादर बोले आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक, विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर to central या to vacant orbitals of central metal atom to form coordinate bond। ठीक, तो वो स्पीसीज, वो आयंस या वो मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं और उसके थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। अब ध्यान से देखें, ये अगर मेरा सेंट्रल मेटल एटम है M, इसके पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, सही है। अब क्या होगा, एक जो लिगेंड आएगा तो लिगेंड के पास क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। जितने लिगेंड होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और उस तरह से उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर फॉर्म होते जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बताओ ये मेटल किसकी तरह काम कर रहा है, एक लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। यहां पर इस लिगेंड को देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो बताओ ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, लुईस बेस की तरह काम कर रहा होगा। यानी बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो एक लुईस एसिड बेस टाइप का इंटरेक्शन है, और इसी की वजह से क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहां पर हम एक छोटी चीज और ऐड कर सकते हैं, ऐसी थ्योरेटिकल पॉइंट, कि कॉम्प्लेक्स compound is basically the result of what, Lewis
एसिड बेस इंटरैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो ये बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, एक लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपने देख लिया कि लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन एक्चुअली पूरा लिगेंड डोनेट नहीं करता है। लिगेंड के अंदर एक एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। उस एटम को हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। सो द एटम which provides electron pair to metal for coordinate bond formation is called donor atom। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस लिगेंड के अंदर भी जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, डोनर एटम, या फिर कभी कभी आप इसे डोनर साइट भी बोलते हो। सिग्निफिकेंस सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स बना CuNH3 2+, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। इसमें क्या है, जो आपका सेंट्रल एटम है Cu, उसके साथ 4 NH3 मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो यहां से ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। सो दिस नाइट्रोजन इज बेसिकली माय डोनर एटम। ऐसे देखो मैं आपको एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूं, लेट्स से दिस FeC2O4 होल थ्राइस। अब ये कैसा होता है, क्या होता है, वो हम आगे चलकर बात करेंगे। सॉरी 4-, पर देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पे नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कौन सा आयन है, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन। पहली चीज, इसमें क्या होगा, Fe और ऑक्सिलेट के बीच में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आप ऊपर से देखो तो Fe और ऑक्सिलेट के बीच में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा, लेकिन ऑक्सिलेट के अंदर भी डोनर एटम कौन है, तो देखो ये ऑक्सिलेट की स्ट्रक्चर है O-O-। यहां पर इस O- में ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो यही क्या है, आपका डोनर एटम है। तो बेसिकली एक लिगेंड के अंदर जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करवा रहा है ताकि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सके, उसे हम लोग कौन सा एटम बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, या फिर हम उसे डोनर साइट बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप आगे चलकर लिगेंड्स का जब क्लासिफिकेशन करोगे तो वो आप डोनर के बेसिस पर भी करने वाले हो। सही है, कॉपी कर लिया, नहीं किया जल्दी से करो क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। हो गया, ठीक है। अब देखो लिगेंड क्या होते हैं, देख लिया हमने, देख लिया कि बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है, और लिगेंड किसकी तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह काम करता है। तो लिगेंड टर्म सीखने के बाद हम लोग बढ़ सकते हैं आगे और कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। जी हाँ, लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर किया जाता है। मुझे सबसे पहला फैक्टर है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज है उसके बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। उनमें सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज एनायनिक लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स, एनायनिक लिगेंड्स। और देखो नाम से पता लग रहा है वो लिगेंड जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि जब आप एनायनिक लिगेंड्स को लिखते हो तो उनका सिंबल तो वही रहता है, लेकिन उनका नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप इनकी नेमिंग करते हो, इन नेमिंग ऑफ, और नेमिंग सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम आगे नेमिंग करना सीखेंगे, IUPAC नेमिंग। सो इन नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड्स, आइड या से लिख लो E is replaced by O. So ide, ite and ate becomes ido, ito,
एंड एटो रिस्पेक्टिवली। जी हाँ, कहने का मतलब ये है आज के बाद जिन जिन आयंस का नाम आइड पे खत्म होता था, IDE, अब उनका बोलोगे IDO। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं हाइड्रोक्साइड, सबसे पहला नाम जो आपने बहुत सुना है, सिंबल क्या होता है OH माइनस, यानी इसके ऊपर -1 चार्ज है। ये इसका सिंपल नेम था, चाहो तो आप ये सिंपल नेम बोल लो, लेकिन अब जो आप इसकी नेमिंग करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, आप इसे बोलोगे हाइड्रोक्सीडो। ई को आपने क्या कर दिया O, समझ रहे हैं। जैसे अब आपके पास, अब ये वाला कॉलम नहीं लिखूंगा, जैसे आपके पास है F माइनस, तो F माइनस को आप क्या लिखोगे फ्लोरिडो। फ्लोरिडा मत लिख देना, हाँ फ्लोरिडो। पहले इनको फ्लोरो भी बोला जाता था, लेकिन अब लेटेस्ट 2005 के IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से आप इसको फ्लोरिडो ही बोलोगे। इसी तरह आप देखें Cl माइनस, इसको आप किस नाम से जानते हो क्लोरिडो। Br माइनस, जी हाँ ब्रोमीडो। I माइनस आयोडीडो। लेकिन कई बुक्स में आपको आज भी नाम मिल जाएगा इसका क्लोरो, इसका ब्रोमो और इसका आयोडो, ठीक है, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। अब आप देखें, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है, मैंने आपको बहुत पहले सिखाया भी था। फर्स्ट स्टेप टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने वहां पर भी आपको आयंस की नेमिंग करना सिखाया था कि जितने भी मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं इन जनरल, OH माइनस को आप छोड़ दो, तो उनके लिए हम आइड सफिक्स यूज करते हैं। तो जैसे ये था I माइनस, ऐसे मैं आपसे बोलूँ O2 माइनस, हाँ तो ये ऑक्साइड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइडो, या फिर आप इसे ऑक्साइडीडो भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास आएगा O22 माइनस, तो होता है परऑक्साइड, तो इसे आप बोलोगे परऑक्सीडो। ऐसे होता है O2 माइनस, ये हो गया आपका सुपर ऑक्साइडो, सही है। उसके बाद आप आओ, आपको मिलेगा N3 माइनस, इसको आप बोलते हो नाइट्राइड, ठीक, तो ये हो गया नाइट्राइड डीडो, नाइट्राइड डो, हाँ नाइट्राइड डीडो, ठीक है। इस तरह पास आएगा सल्फ नाइट्राइड डो, ठीक है। फिर आएगा S2 माइनस, है ना, एक साथ O लगा दिया हमने, E को हटा के O लगाना है, सल्फाइड, उसमें से E को हटा के O लगाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका सल्फीडो। तो इस तरह से जिस जिसका नाम आइड पे एंड हो रहा है उसके आगे आपको क्या लगाना है O, तो बन जाएगा ईडो, सही है। नेक्स्ट आप मूव करें आगे, तो अब चलते हैं 8 वालों पर या फिर 8 वालों पर, ठीक है। तो 8 वालों में आप देखो तो होता है सल्फाइड SO3 2 माइनस, तो इसको आप बोल दोगे सल्फाइटो। ये होता है पास NO2 माइनस, इसको आप बोलते हो नाइट्राइट, ठीक है। अब ध्यान दें, ये नाइट्राइट तो नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहां डोनर का फंडा होता है, ये NO2 माइनस है और एक यहां पर होता है ONO माइनस। तो थोड़ा सा ध्यान दें, पहले इसमें क्या होता है, इसमें तो होता है नाइट्रोजन डोनर। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके काम में आती रहेंगी, तो मैं शुरू से ही बताता हुआ चल रहा हूं, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर डोनर है ऑक्सीजन, तो पहले इसको लिखा करते थे N नाइट्राइटो, क्योंकि यह नाइट्रोजन डोनर था, और इसको लिखा करते थे O नाइट्राइटो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन डोनर है। फिर चेंज किया गया और इसको बोल दिया गया कि भैया आज के बाद इसे बोलेंगे नाइट्रो और इसे बोल देंगे नाइट्राइटो। ये थोड़ा सा डिफरेंट कन्वेंशन है, क्योंकि यहाँ पे डोनर एटम क्या हो रहा है चेंज, तो नाइट्रो ओ नाइट्राइटो, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रो जब नाइट्रोजन डोनर है और नाइट्राइटो जब कौन है आपका ऑक्सीजन डोनर है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए 8 वाले पे चलते हैं, जैसे आपसे बोलूं सल्फेट SO4 2 माइनस, तो इसका नाम क्या बन जाएगा सल्फेटो, ठीक। ऑक्सिलेट होता है ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस, उसे आप बोल दोगे ऑक्सिलेटो, समझ रहे हैं। तो एक एनायनिक लिगेंड वो होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको उसका नाम चेंज करना आना चाहिए। तो जहां पर सिंपल E को O से रिप्लेस करते चलो, नाम अपने आप बनता जाएगा, ऑक्साइड ऑक्सीडो, सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्सीडो, परऑक्साइड परऑक्सीडो, और इस तरह से आप इनके नाम की नेमिंग कर सकते हैं, सही है। सेकंड कैटेगरी एनायन लिगेंड्स के बाद हम लोग मूव कर सकते हैं सेकंड कैटेगरी पर, जी हाँ बिल्कुल सही, विच आर कैटायनिक लिगेंड्स। अब देखो नाम से लग रहा है कैटायनिक लिगेंड्स क्या होंगे, हाँ जिनके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इनके लिए क्या होता है, हम ईएम सफिक्स यूज करते हैं, IUM,
em suffix is used। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होगा उसके ऊपर आप em सफिक्स यूज करोगे। जैसे NO, जब NO अकेला होता है, अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, पहले न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ते हैं ताकि उससे आप आसानी से कैटायनिक लिगेंड बना पाओगे। तो ऐसा करते हैं, हम पहले कैटेगरी कवर करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स वाली। अब देखो न्यूट्रल लिगेंड्स दिख रहा है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। जब इनकी नेमिंग करते हो तो उनके नाम जैसा है वैसे लिखोगे। देयर नेम्स आर रिटन एज इट इज विथ सम स्पेशल केसेस। जैसा है वैसा वैसा उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं NH2 NH2, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। तो इसका नाम भी नहीं चेंज किया गया, ये क्या रहेगा आपका, हाइड्राजीन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं आपके पास। जैसे आपसे बात करूं NH3, या एक काम करो पर नाम देखते हैं O2। ठीक है, तो O2 न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन। ऐसे ही N2 अगर लिगेंड की तरह काम करता है उसको हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। एक चीज तो आप ये ध्यान रखें। ठीक, दूसरा कुछ स्पेशल नेम्स, जैसे वाटर, तो वाटर को हम वाटर नहीं बोलते हैं, इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एक्वा। क्या बोलते हैं, एक्वा। यहां पर डोनर कौन है, आपका ऑक्सीजन। ऐसे ही NH3 अमोनिया, लेकिन हम इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ अमाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव देखोगे उनके नाम में आपको सिर्फ एक M दिखेगा, लेकिन जब आप अमोनिया का नाम लिखोगे तो आपको डबल M लिखना जरूरी है। अगर आपने डबल M नहीं लिखा तो आप गलत हो। जेईई में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन थे, नेम सेम था, बस एक में सिंगल M था और एक में डबल M था। तो जहां डबल M होगा वही अमाइन आप यूज करोगे फॉर अमोनिया। समझ रहे हैं। इसी तरह आप देखें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको आप जानते हो बाय द नेम ऑफ कार्बोनिल। ये इसका स्पेशल नेम है, हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे। ऐसे ही NO, इसे आप किसके नाम से जानते हो, नाइट्रोसिल के नाम से जानते हो। तो ये आपके कॉमन न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो जनरली जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसका नाम एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक और होता है पिरिडीन। तो पिरिडीन इज बेसिकली दिस, बेंजीन रिंग में आप एक नाइट्रोजन लगा दो, तो इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, इसे हम पिरिडीन ही बोलेंगे और इसका सिंबल PY यूज कर लेते हैं। तो ये होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, जिनका जैसा नाम होता है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन कुछ आपके पास स्पेशल केसेस हैं जिनके आप अलग से नाम लिखते हो, कर सकते हैं। जैसे एक CO था कार्बोनिल, अब CO से ही एक बन जाएगा CS। तो ये हम सीख चुके हैं कि अगर हम O को S से रिप्लेस कर दे तो हम थायो वर्ड यूज कर लेते हैं। इसका नाम अब क्या हो जाएगा, थायो कार्बोनिल हो जाएगा। तो ये भी स्पेशल नेम होगा, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल का स्पेशल नेम है तो वहीं से डेराइव दिया है, तो इसका नाम भी क्या रख दिया गया, थायो कार्बोनिल रख दिया गया। समझ गए। तो इस तरह से आपको कई न्यूट्रल लिगेंड्स यूज करने पड़ेंगे, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो नेमिंग के टाइम पर भी मैं आपको चीज लिखवाऊंगा, लेकिन अभी से ही आप इसके ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। चलिए, कैटायनिक एनायनिक हो गए, न्यूट्रल हो गए, फिर हम मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर, दैट इज योर कैटायनिक लिगेंड्स। तो देखें कौन कौन से कैटायनिक लिगेंड्स हैं और कैसे हम उनकी नेमिंग करते हैं। फिर मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो थर्ड कैटेगरी है कैटायनिक लिगेंड्स की, उसमें आप क्या करते हो, EM सफिक्स यूज करते हो। यानी जो उसका जो मॉलिक्यूल होगा, उसका ओरिजिनल नाम होगा, उसके आगे आप क्या लगा दोगे, EM। जैसे आपने देखा NO होता है नाइट्रोसिल, बताओ NO प्लस को हम लोग क्या बोल देंगे, नाइट्रोसीलियम। आपने देखा हाइड्राजीन N2H4, तो उस पर प्लस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्राजीनियम। अब आप देखें NH2 जो हाइड्रोजन था, उसके पास 2 नाइट्रोजन थे जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते थे। ध्यान से देखना, एक पे प्लस आ गया यानी H3 प्लस बन गया, तो अब इसकी डोनर कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है ना। अब डोनर एटम सिर्फ कौन है, यहाँ पर एक है। इसी तरह कुछ लोग इसमें एग्जाम्पल अमोनियम का लिख देते हैं, जो कि है ही नहीं भाई। अमोनियम किससे बनता है, अमोनिया से। तो अमोनिया के एक लोन पेयर को जब H+ यूज कर लेता है तो अमोनिया बनता है। तो अमोनियम के ऊपर तो लोन पेयर है ही नहीं, तो ये लिगेंड की तरह काम कर ही नहीं सकता है।
सही है। तो कैटायनिक लिगेंड्स आपके पास क्या होते हैं, जिनमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आता है और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है उसके नाम के आगे आप क्या लगा दो, EM। जैसे NO2+, इसको आप बोल दोगे नाइट्रोनियम आयन। तो ये आपके पास थर्ड कैटेगरी है ऑफ लिगेंड्स, दैट आर कैटायनिक लिगेंड्स। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लंबी लिस्ट है वो है एनायनिक लिगेंड्स की। अभी तो मैंने पूरे कवर ही नहीं किए, वो भी हम कवर करने वाले हैं, चिंता मत करो। लेकिन आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, और अगली इन्फॉर्मेशन जो मैं शुरू करूँगा वो एटलीस्ट आपके 20 से 25 मिनट लेके जाएगी। तो इतना समय हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हमारा पहला बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम बनाते हैं, ठीक। दूसरा, क्या उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। फिर हम लोगों ने टर्म्स यूज करना सीखे कि सेंट्रल मेटल एटम की तरह कौन कौन काम कर सकता है, लिगेंड्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आज नेक्स्ट क्लास हम करेंगे सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स। एक लिगेंड में कितने डोनर एटम है और एक्चुअली कितने डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उसके हिसाब से हम लिगेंड्स को कैटेगराइज करते हैं इनटू मोनोडेंटेट, जिसमें एक डोनर एटम हो और एक ही डोनर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बाइडेंटेट, जहां पे एक लिगेंड एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी आप आज का लेक्चर रिवाइज करें बढ़िया से, इन लिगेंड्स के नाम याद रखने की कोशिश करें क्योंकि सब आपको याद होने चाहिए। ऑल्दो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, लेकिन आपके पास आज का टाइम है तो आराम से लिख लिख कर देखें। आइड को ओ आइडो, एट को एटो, आइट को आइटो करना है। न्यूट्रल लिगेंड के ये स्पेशल नाम याद रखने में, अमाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब पास कैटायनिक लिगेंड है तो बस आपको नाम का ये क्या लगाना है, EM लगाना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।